हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 16 अनपढ़ बनाए रखने की साजिश के पार्ट 2 के बारे में। ओके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना। ओके, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके पीछे सिर्फ 3 ही कारण हो सकता है, या तो सरकार और सरकार परस्त पत्रकारिता किताब को निहायत फालतू चीज़ समझती है जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उनका ख्याल है कि अब यह शराब और होटलों जैसा कोई नशा है कि आदमी जख मारकर भी बच्चों का पेट काटकर अथवा तो ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए इन्हें खरीदेगा ही। कैसी सोच है, देखो क्या बोल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में लास्ट क्या देखा था, किताब के बारे में था कि अगर कोई लेखक है, कोई किताब उसने लिखी है, उस जिसके कारण उसको मान सम्मान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो किताब कैसी है, वो लेखक कैसा है कि जिसको पढ़नी है उस तक वो किताब पहुंचती ही नहीं है। और जो सरकारी माध्यम या कुछ है, जो कुछ भी, वो इन्हें फालतू समझते हैं किताबों को। उनको ज़रूरी नहीं लगता ये हमारे लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इनको पुस्तकें ज़रूरी नहीं लगती है, उनको मुहैया नहीं कराई जाती है। तो इसके 3 कारण क्या हो सकते हैं कि सरकार और सरकार परस्त जो पत्रकारिता है वो किताब को क्या समझता है, फालतू समझता है, या फिर जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, या फिर उनका ये ख्याल है कि जो शराब और होटलों जैसा कोई नशा है जिसको आदमी जख मारकर या बीवी बच्चों का पेट काट कर या फिर ब्लैक मनी ठिकाने लगाने, यानी अपने पास जो ब्लैक मनी है उसको ठिकाने लगाने के लिए पुस्तक खरीदेगा, या फिर हथियारों की तरह ही यह कोई घातक और विस्फोटक चीज़ है जिसे जनता से दूर रखना है। किताबों को क्या बोल रहे हैं, हथियार या कोई ऐसी घातक चीज़ बोल रहे हैं जिसको हमसे दूर रखना है, इसीलिए हम तक वो नहीं पहुंचाई जाती, जिसको ज़रूरत है वहाँ उसको नहीं भेजा जाता है। उन्हें बनाने वाले उपकरणों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाकर या फिर अन्य सुविधाएं समाप्त कर दी। सीधे सीधे हमला करना तो अनपढ़ होना माना जाएगा, और मुझे असली कारण यही लगता है। अभी 2-3 दशक पहले ही हमारे नेताओं में दुनिया के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी रहे हैं, पढ़ने और लिखने वाले लोग। राधाकृष्ण है, राजगोपालाचारी है, आचार्य नरेंद्र देव, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने दुनिया के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति के साथ अपना मानसिक विकास किया था, और जिनके पास देश और आदमी को लेकर अपना सपना यानी कि विज़न था। ठीक है, ये लोग कैसे थे, जो ये पहले के नेता थे, ये कैसे थे कि इनको सच में विकास की भावना से लेना देना था। ये सब कुछ कर रहे थे हमारे लिए, है ना, हमें सब सुविधाएं दे रहे थे। लेकिन आज न तो व्यक्ति की वह ऊंचाई रह गई है और न वैसा नैतिक संकल्प। आम आदमी को विचार, साहित्य, संस्कृति अर्थात पुस्तक नाम की इस फालतू चीज़ की ज़रूरत क्या है। कुछ वाक्य हैं जो अपने पहलवानों से सुनते रहे हैं कि इसीलिए रट्टू तोते की तरह उन्हें ही दोहरा देते हैं। पितरी लगाव और सरोकार जब संस्कारों में ही नहीं है तो फिर व्यवहार में कहाँ से आएंगे। आज जैसा माहौल हो गया है उसमें किताब की बात करना समुचित बहुत ही फालतू और अप्रासंगिक और हास्यास्पद सा लगने लगा है। लगता है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मगर इस सच्चाई को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि दुनिया के सशक्तम राष्ट्र वही है जिनके लिए किताबों से जुड़े लोग सबसे महत्वपूर्ण रहे, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। वरना समृद्धि तो अरब के शेखों के पास भी ज़्यादा है। वहाँ क्यों हम सांस्कृतिक दरिद्रता की बात करते हैं, है ना। ये सब जो सारे देश हैं वहाँ कौन लोग बैठे हैं जिनको किताबी ज्ञान भी है ना। और सबसे ज़्यादा जो हम बात करें धन की, तो वो सबसे ज़्यादा अरबों के पास है, शेख। ठीक है, तो लगता है हम भी
अब उसी विसांस्कृतिक वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, नंगे, भूखे और अशिक्षित और जड़। लेकिन दूरदर्शनों, कारों और कंप्यूटरों के सामने लाइनें लगाए हम। लेकिन हमारे अभी इंडिया में कैसी सिचुएशन है वो बता रहे हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, अशिक्षित है, जड़ है। जड़ यानी कि जिनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है अभी, उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी से 2 वक्त की रोटी के सिवा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूरदर्शन, कार और कंप्यूटर के सामने लाइनें लगाए बैठे हैं। समझ गए क्या बोलना चाहते हैं कि दुनिया भर में नोबेल प्राइज़ का इतना शोर शराबा न होता तो हमें इस कंप्यूटरी होड़ में डाल देने वालों को तो शायद यह अंतर करना भी मुश्किल था कि गार्सिया मार्केज और डिएगो गार्सिया में कौन सा द्वीप है और कौन सा आदमी। ये एक द्वीप का नाम है और एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो किताबें दिखाई देती हैं उन पर लेखकों की जगह आर्थर हैली, मैकलिश, लुडलुम, फुलमिंग, वेलेस, रॉबिन्स जैसे कुछ नाम छपे होते हैं। बर्टल्ड रलेस, सार्त्र और ताल्स्तोय। हाँ, अम्मा और नाना कभी कभी कुछ ऐसे कुछ नाम लिया तो करते थे। गांधी कुछ लिखता भी था क्या? ऑटनबरो ने अपनी फिल्म में उसे लिखते हुए तो नहीं दिखाया था। ओके, ये सारे क्या है? ये सारे जो नाम हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे जो किताब मिलती है उसके ऊपर ऐसे नाम छपे होते हैं, ठीक है। बहरहाल पढ़ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे आदमी को सोचने समझने और कुछ करने की बीमारी लग जाती है। अगर हम पढ़ाई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो हमारे अंदर सोचने समझने की बहुत ही बुरी बीमारी लग जाएगी। ये पुराने बुढ़े शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता और अनुसंधान या पता नहीं क्या अलाय बलाय वाली योजनाएं छोड़ गए। अब न तो ये उन्हें बंद किया जा सकता है और न ही चलाए जा सकता है। तो पहले जो थे नेता उन्होंने ये सब शुरू किया, साक्षरता ये सब वो, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू किया कि अभी तो ना उसको बंद कर सकता है। अभी तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शिक्षा को बंद कर दो, ऐसा भी नहीं बोल सकते और ना ही इसको ठीक से चला सकते हैं। रास्ता सिर्फ यही बचा है कि उनका सत्यानाश कर दिया जाए। कैसा खूबसूरत मजाक है कि एक तरफ नारा है साक्षरता और दूसरी साक्षरता और शिक्षा बढ़ाओ और शिक्षा को नौकरी के साथ नहीं ज्ञान के साथ जोड़ो, और दूसरी तरफ है कि साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान के सारे साधन सुविधाएं समाप्त कर दो। कागज़ और स्याही छपाई के दामों को आसमान में पहुंचा दो ताकि जो गरीब बच्चा है वो उसको खरीद भी ना पाए और पढ़ भी ना पाए, है ना। तो इसमें आसानी यह है कि उनको सामग्री वही दी जा सके जो सरकार चाहेगी। खुद पढ़ना गुनाह चाहे हो स्लेट पट्टी और भोजपत्र। दुनिया के सारे अनपढ़ तानाशाहों ने सबसे पहले या तो पुस्तकालय जलाए हैं या फिर किताबों को कुचला है। देखा कैसी एहतियात से हमें 21वीं सदी में लाया जा रहा है। जिन्हें हमें साक्षर और शिक्षित किया उनकी पहुंच में पढ़ने की सामग्री क्या है? क्या कभी किसी ने देखने की कोशिश की है? उनके सामने बिछी है चिकनी चमकदार रंगीन पत्रिकाएं, पॉकेट बुक्स, और उन सब में लगातार परोसा जा रहा है हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटमार, सांप्रदायिकता, हिंसा का रक्त बीज, जहर, भ्रष्टाचार, घूसफरेब और खोजपूर्ण भंडाफोड़, ब्लू फिल्मों के मुद्रित संस्करण। ये आपको पता चल गया कि किस बारे में बात हो रही है ना। और यही हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लगता है जैसे हम चारों तरफ चल रही है एक स्टंट फिल्म के बीचों बीच बैठे हैं, यानी कि हर समय या तो यही सब निकलती है या फिर देखते ही सरकारी प्रचार के दूरदर्शी सपने प्रायोजित इंद्रलोक, अश्लील और पलायनी फिल्में, देवी जागरण होती है या लाटरिया होती है। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है
उन्हीं में इन्हीं सब के वीडियो चालू कर देते हैं। एक का एक ही होता है, सब टीवी में भी रिवीजन होता है, यही बात होती है ना। इसी निष्कलुष वातावरण में हम और हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो यही सब देखेंगे जो इनको दिखाया जा रहा है ना। अभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को फ़ोन के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। टीवी देखो तो टीवी में भी वैसा ही सब कुछ आता है, तो उनको वही देखना है ना। तो यहाँ पे चिंतन, पुस्तक या ज़िंदगी के किसी भी रचनात्मक और पॉजिटिव पक्ष या मूल्य को देखने और परखने का अवसर कहाँ है। अगर किसी को पढ़ने के लिए बोलो तो वो ओहो कितना गुस्सा कर जाएगा, है ना। उनको पढ़ना नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी में घुसे रहना है, चाहे उसमें से वो कुछ सीखे या ना सीखे। जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसकी बात है। तो जो बच्चे भी हैं वो आपाधापी में धकेल कर निरंतर पीछे कर दिए जा रहे हैं। हमारे नायक है समाज सेवक, स्मगलर, गिरोहबाज, गुंडा, चमत्कारी बाबा और सर्वव्यापक भगवान की तरह हर जगह पहुंच जाने वाले और हर असंभव कार्य को कर डालने वाले सुपरमैन। अगर किसी को अभी हम देखें तो यही सारे लोग हैं जिसको जो हमारी ज़िंदगी अब बचाने वाले हैं, है ना। यही सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और सतियों तथा तांत्रिकों की सर्वशक्तिमता, नरबली और बहुदहन हमारी विकृत और सैडिस्टपन को हल्की सनसनाहट ही देते। हमें फुर्सती कहाँ दी जाती है कि सारे आर्थिक ढांचे और मानसिक माहौल को खरीद लेने वाले के चेहरे को साफ देख सके। हर आदमी एक दूसरे से अलग कर दिया है। बीच के संवाद को तोड़कर व्यक्ति को माध्यम यानी कि मीडिया से किल कर दिया है, और हमने मान लिया है कि जिन्हें इस सब को लेकर कुछ करना है वे कोई दूसरे ही लोग हैं, कम से कम हम तो वो नहीं हैं। अपने जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, वो मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ विशेष लोगों की जिंदगी से शिक्षा यानी कि किताब को एकदम बाहर निकाल कर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। किताब आदमी को ज्ञान देती है और किताब विचार देकर उसका दिमाग खराब करती है। किताब है जो उसे अपने भीतर उतार कर अपनी स्थिति और नियति से साक्षात्कार कराती है। किताब उसे सपने और भविष्य देती है। किताब ही है जो स्वतंत्र है, नहीं जिसे जाहिल, मूर्ख और परतंत्र तथा निर्भर बनाकर रखना है, और उसे हाथ में किताब नहीं दी जाएगी। उसे इतनी फुर्सत ही नहीं दी जाएगी कि वो कुछ पढ़े या आपस में संवाद स्थापित करे, यानी किसी घटना के बारे में हम बात भी कर सके उतना भी टाइम हमें नहीं मिल पाता है, या फिर कोई नई बुक पढ़े या ऐसा कुछ भी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन ही ऐसी बनाई दी जाती है। किताब या तो उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दी जाएगी, या फिर इतनी दुर्लभ और पिली कर दी जाएगी कि उसके होने ना होने से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अभी देखो कि सब कुछ हमें फ़ोन में ही मिल जाता है, हम किताब को हाथ भी नहीं लगाते, है ना। तो कागज़, छपाई और डाक खर्च के हथियारों से उसका एक एक पंख काट डाला जाएगा, ताकि सीताहरण के पवित्र अभियान में यह जटायु बाधा बनकर खड़ा न हो। हिटलर ने जब फ्रांस पर अधिकार किया तो उसने अपनी फौजों को ही आदेश दे दिए थे कि बैंक डी फ्रांस गालीमार प्रकाशन गृह को अपने कब्जे में ले लो, या खुद ये प्रायोजित नाखुदा हमें कहाँ ले जा रहा है। तो यही सिचुएशन अभी पूरे देश में चल रही है, पता है हमें। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।